अगला हमारा टॉपिक है, अगला जो तो हमने पढ़ लिया था, अगला क्या है, जेंडर से शुरू होता है, ठीक है। दिख रहा है अभी ना पेज? यस सर। ठीक है। तो जेंडर आप बताओ, जेंडर तो आपने कई बार सुना होगा जेंडर के बारे में, जैसे आप फीमेल हो मैं मेल हूँ, ठीक है। तो जेंडर के बारे में आपने सुना होगा, जेंडर आपको क्या लगता है क्या है जेंडर? एक होता है सेक्स, एक होता है जेंडर, दोनों वर्ड में अंतर कभी आपने सुना है? नो सर। तो सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट, आप लिख लो, सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट, मतलब आप पैदा हुए एज अ फीमेल, मैं पैदा हुआ एज अ मेल, ये क्या है, सेक्स है हमारा, ठीक है। तो ये क्या है, बायोलॉजिकल सर क्या होता है? बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट है, बायो मतलब भाई एज अ मतलब बायोलॉजिकल, हमारी हमारा ऑर्गन क्या है, बायोलॉजी है वो हमारी। तो वो क्या यस होती सर। है, वो सेक्स, वर्ड सेक्स उसका मतलब ये है, ठीक है। लेकिन जेंडर क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। सोशल कंस्ट्रक्ट का मतलब सोसाइटी ने बनाया है जेंडर। आप मेल हो, आप फीमेल हो, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। अब सोशल कंस्ट्रक्ट क्यों है? क्योंकि जेंडर के हिसाब से रोल बनाए गए हैं, सेक्स के हिसाब से रोल नहीं बनाए गए हैं, जेंडर के हिसाब से रोल बनाए गए हैं। आपने सुना है कि मतलब लड़कियां जो होती हैं वो खाना बनाएंगी घर में, ये सुना है? ये यस कौन सर। बता रहा है आपको? ये सोसाइटी बता रही है। सोसाइटी। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, सोशल कंस्ट्रक्ट, वर्ड पे ध्यान देना आप, सोशल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो ये आपको सोसाइटी बता रही है। कैसे बता रही है? थ्रू विच सोशल एंड कल्चरल रोल्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफाइंड। भाई मेरा सोशल और कल्चरल रोल्स मेरा डिफाइन किसने किया है? सोसाइटी ने डिसाइड किया है। अगर मैं जेंडर की बात करूं, एज अ मेल, एज अ फीमेल, आपका किसने डिसाइड किया? सोसाइटी ने। तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो आपने हमेशा सुना होगा कि, ऐसा सुना है शादी के बाद मतलब 7 जन्म, वो ये सब जो चलता रहता है, ये सब क्या है? ये सोसाइटी के नॉर्म्स है ना, कि लड़की को, भाई लड़की को घर क्यों छोड़ना है शादी के बाद, ये कौन बनाया है? ये फीमेल का कर्तव्य है, ये सब सोसाइटी के हैं बनाए हुए रूल। भाई ऐसा तो पहले नहीं था ना, लेकिन सोसाइटी ने बनाया कि भाई फीमेल एक घर से दूसरे घर जाएगी। तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। जितनी भी चीज़ें आपको लगें कि फीमेल के स्पेसिफिक, जो फीमेल पे सोसाइटी द्वारा बनाई गई है, ये सब उसको बोलते हैं सोशल कंस्ट्रक्ट। तो इस वजह से जेंडर क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो जेंडर इक्वेलिटी आपको लगता है हमारे समाज में है? जेंडर इक्वेलिटी हमारे क्या, किसी भी समाज में, किसी भी समाज में जेंडर इक्वेलिटी? सर नहीं। भाई अच्छा हाँ, ये नहीं है, ऑब्वियस है, जेंडर इक्वलिटी नहीं है। तो देखो SDG 5 जो गोल है वो भी क्या है, जेंडर इक्वलिटी का गोल है, ठीक है। SDG गोल नंबर 5 क्या है? जेंडर इक्वलिटी। हमको जेंडर इक्वलिटी अचीव करना है थ्रू ऑल अक्रॉस द एजेस। मतलब ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे और बड़े बच्चे में कोई डिफरेंस करेंगे हम जेंडर के बेसिस पे, ठीक है। तो जेंडर जस्टिस एक वर्ड है, जेंडर जस्टिस मतलब कि जेंडर इक्वलिटी, और जेंडर जस्टिस मतलब हर कोई भी जेंडर है उसके प्रति, मतलब उसको लेके न्याय होना चाहिए एक तरह से, ठीक है। तो जेंडर एक तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। ये डिस्टिंक्शन कौन बना रहा है? सोसाइटी बना रही है। आदमी को क्या करना चाहिए, मतलब लड़के को क्या करना चाहिए, लड़की को क्या करना चाहिए, सब वो है, ठीक है। अब वहाँ पे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिखा है कि डिस्टिंक्शन ये पैदा कैसे किया जाता है, बॉयज़ और गर्ल्स में डिस्टिंक्शन कैसे पैदा किया जा रहा है। ये यंग एज से ही हमारा जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है, सोशलाइजेशन प्रोसेस मतलब जैसे आपकी अपब्रिंगिंग हुई, जैसे किसी लड़के की हो रही है, जैसे किसी लड़की की हो रही है। लड़की को आपने देखा है टॉयज खेलते हुए, उनको क्या टॉयज मिलते हैं, मतलब टॉयज मिलते हैं ना घर में। जैसे आप यस। छोटे बच्चे रहे होगे तो आपको कुछ मिला होगा, मतलब तो वो लोग क्या ला के देते हैं, वो बनाने उनाने वाला कुछ होता है, जो खाना यस बनाने सर। वाला कुछ ला के। लड़कों को क्या देते हैं? कार वार वाली चीजें देते हैं, कार चलाना है, ये है। तो ये क्या है, मतलब जो फेमिनाइन एस्पेक्ट है उसको सोसाइटी रीइंबर मतलब री इंश्योर कर रही है ना एक तरह से। किसके थ्रू? ये जो अलग अलग हमारे तरफ ऑब्जेक्ट है, ये एक तरह से टॉयज देना, ये टॉयज क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट एक लड़की को दे के बताया जा रहा है, तुम जब बड़ी होगी तो तुमको खाना वाना बनाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? लड़के को देके बताया जा रहा है कुछ और, कि गेम वेम खेलना है इस तरह का, उसको उसके मैनली एस्पेक्ट दिखाए जा रहे हैं। तो हमेशा हमेशा सोसाइटी आदमी को मतलब एज अ मैन देखती है ना, मैनली एस्पेक्ट पे फोकस करती है। भाई हमेशा लड़की को यस। कमजोर दिखाया जाता है, आप ये तो आप समझ रहे हो, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्शन सोसाइटी ही बना रही है। तो आप सोचो जेंडर इक्वेलिटी, मतलब इवन अगर आप देखोगे, जैसे उनका आपने नाम सुना है, अ, एक चतुर्वेदी, अवनिका चतुर्वेदी है, इस तरह का नाम है। उन्होंने आईएएफ में, इंडियन एयरफोर्स में फर्स्ट वुमेन पायलट बनी वो, ठीक है। अभी इसमें भी कई सारे आपको नीचे एग्जाम्पल दिखेंगे, एनसीईआरटी में भी लिखे हुए हैं, जिन्होंने पहली बार रेल चलाई। पहले आप सोचो कि रेल चलाना भी, मतलब इंडियन रेलवे में रेल कौन चलाएगा, ये भी मैनली एस्पेक्ट है।
ये भी मतलब लोग डिसाइड करते हैं इसमें। आप कभी नहीं देखा फॉर्म भरते हुए किसी को? भाई जब भी आप लड़की हो, आप फॉर्म भरोगे, आप जब इवन अभी आप देखना, जब आप फॉर्म भरोगे ना, जब आप फॉर्म भरोगे आप क्लियर कर लोगे मान लो प्रीलिम्स, ठीक है? प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद जब आप मेंस भी मान लो क्लियर कर लोगे, जब आप इंटरव्यू में अपीयर हो रहे होगे ना, तो वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे आईएएस के, आईपीएस के, आईएफएस के, ये सब। अब जब आप घर में अपने डिस्कस करोगे तो आपके घर वाले बोलेंगे कि बेटा आईपीएस मत बनना, वो बहुत मतलब फील्ड वर्क वाला जॉब है। सब तो आपको बोलेंगे आईआरएस ले लो, आईएएस बन जाओ, आईआरएस ले लो, आईपीएस मत बनो, आईएफएस ले लो। समझ रहे हो आप? क्योंकि लड़कियों को कैसे देखा जा रहा है कि बैठने वाला जॉब उनके लिए सही है। फील्ड वाले जॉब में भाई गोली मार दी जाएगी, कुछ हो जाएगा, मतलब इस तरह का हो जाएगा, गोली-वोली कैसे चलाएँगे कोई, समझ रहे हो? तो ये सब क्या है? ये यही है सोशल कंस्ट्रक्ट, ठीक है? आपको हर जगह देखने को मिलेगा ये सोशल कंस्ट्रक्ट। तो जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है? और तो इस वजह से क्या है कि मेन और वुमेन का हमेशा स्टेटस सेम नहीं रहेगा। तो इसी वर्ड को क्या बोलते हैं, मतलब ये जो करना, अब मेन जब डोमिनेट करेगा, वुमेन जब वो रहेगी, तो मेन कहीं न कहीं अपने पावर को डोमिनेट करेगा। तो पावर डोमिनेशन पैट्रियार्की के फॉर्म में फिर कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है? यस सर। समझ रहे हो? तो पैट्रियार्की वर्ड भी अगर नहीं पढ़ा होगा, आगे कहीं मैं जब सोसाइटी के हम लोग पढ़ रहे होंगे क्लास, तो उसमें पैट्रियार्की ये सब, जेंडर ये सब, उस वहाँ भी इस तरह से सोशल कंस्ट्रक्ट लिखने का एक वर्ड आता है। तो ये सब आप समझ गए ना? थोड़ा-सा समझ में आया जेंडर का मतलब और सेक्स से कैसे डिफरेंस है? और जेंडर इक्वालिटी एसडीजी 5 है, ये याद रखने वाली बात ये है, ठीक है? बाकी तो आपको ये कॉन्सेप्ट वाली बात है। अब एनसीईआरटी में एक एग्जांपल लिखा है सैमम सैमम आइसलैंड का 1920s में। 1920s की बात कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा इसको याद नहीं रखना है। वहाँ भी लिखा हुआ है कि कैसे जो चिल्ड्रन थे, वो जो वो स्कूल नहीं जाते थे, ठीक है? इस जो भी बच्चे हुआ करते थे वो स्कूल नहीं जाते थे। जब वो खुद ही अपना चलना सीखते थे। जो केयर किया जाता था वो, जैसे मान लो जैसे मैं छोटा भाई हूँ, मेरा बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई मेरा केयर करेगा, बड़ी सिस्टर मेरी केयर करेगी छोटे बच्चों की, ठीक है? तो इस तरह से मतलब सिबलिंग ही एक दूसरे का वो करते थे। और उसमें भी फिशिंग वगैरह वाला काम कौन करता था? आदमी करते थे। और जो अपब्रिंगिंग वाला काम कौन करवाता था? वो गर्ल्स करती थी, ठीक है? आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे इस तरह से इनइक्वालिटी कंटिन्यू थी, मतलब इनइक्वालिटी हो रही थी सब। बस कहानियां तो यहाँ लिखी गई हैं, एक बार पढ़ लेना, ऐसा याद करने वाला वो नहीं है, ठीक है? इस तरह की एक दो कहानियां और वहाँ लिखी हैं, वो दिखा रहा है कि कैसे जेंडर इनइक्वालिटी अभी भी पहले भी परसिस्ट करती थी ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटल कंस्ट्रक्शन, कि बॉयज़ को क्या करना है और इनको गर्ल्स को क्या करना है, ठीक है? तो देखो यहाँ लिखा है ना कि गर्ल्स क्या कर रही थी, लुकिंग आफ्टर देयर यंगर वन, जो छोटे बच्चे हैं उनको देखना। और बॉयज़ क्या कर रहे थे? वो आउटडोर एक्टिविटीज़ करते थे, फिशिंग में जाना, कोकोनट वगैरह प्लांट करना, इस तरह का वहाँ काम करते थे। ऐसा आप पूरे इंडिया में भी 1920s 1930s में पाओगे, मतलब इवन अभी भी पाओगे आप, अभी ऐसा होता है, ठीक है? जैसे आपने सुना होगा, अभी नीचे दिख भी जाएगा कि ड्रॉप आउट रेट जो है वो लड़कियों में बहुत ज़्यादा है। मतलब 10th के बाद वो क्लास नहीं कर पाती हैं, ड्रॉप आउट रेट लड़कियों का ज़्यादा है। लड़कियों का ज़्यादा क्यों? क्योंकि उनको मतलब उस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है। किस तरह की एक्टिविटी में? घर वाली एक्टिविटी में, क्योंकि खाना बनाना उनका काम है। अगर मम्मी पापा, आप सोचो, अगर आप एक गरीब फैमिली के हो, आपके मम्मी पापा भी कमा रहे हैं, ठीक है? कमाने जाते हैं बाहर, आपके घर में कोई आपका छोटा भाई है, तो वो लोग क्या बोलेंगे? मम्मी भी कमाने जा रही हैं, पापा भी कमाने जा रहे हैं, और बिना उनके कमाए होगा नहीं। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपब्रिंगिंग की, जो आपके सिबलिंग्स की है, वो किसके ऊपर आएगी? वो लड़कियों के ऊपर डाली जाती है। मैं गरीब परिवार की बात कर रहा हूँ, वैसा होता है, ठीक है? तो इस तरह का लिया जाता है। अब वहाँ पे एक वर्ड लिखा है वैल्यूइंग हाउसवर्क। आपको लगता है कि जेंडर में मतलब, जैसे अभी आपकी मम्मी क्या करती हैं? कहीं काम करती हैं या वो हाउसवाइफ हैं? सर हाउसवाइफ है। तो आप बताओ, कभी उनके हाउसवर्क को कोई वैल्यू दी जाती है? वैल्यू समझते हो? मोनेटाइज किया जाता है कभी? नो सर। भाई हम लोग बाहर काम करते हैं, हम पैसा कमाते हैं। लड़का बाहर जाएगा या इवन आप जाओगे, आप काम करोगे, पैसा कमाओगे, ठीक है? कभी भी पूरे इंडिया में लगभग 40% लोग हाउसवाइफ का काम कर रहे हैं, मतलब 40% जो भी वुमेन है, अगर 50 के आसपास है, तो उसमें से लगभग 70% लोग हाउसवाइफ हैं। तो हाउसवाइफ का मतलब क्या है? हाउसवाइफ का मतलब जो घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप ये सोचो कि अ, मान लो जैसे आपके पापा हैं और आपकी मम्मी है, ठीक है? अगर आपकी मम्मी हाउस वाइफ वाला काम ना करे, तो आपको लगता है कि आपके पापा को टाइम पे सुबह खाना मिलेगा वो ऑफिस जाने के लिए? ऑफिस नो जाने के लिए सर। आप हाउस वाइफ का सुबह से शाम तक का काम देखो, सारा क्लीनिंग का टास्क जो होता है वो करती है, मतलब अपनी फैमिली के लिए, अपने एल्डर्स के लिए, मतलब एल्डर्स मतलब जो आपके बाबा होंगे, दादी होंगे, नाना नानी, सबके लिए। और फैमिली में सारा काम कौन कर रहा है? मम्मी कर रही है, ठीक है? और भी जो छोटे मोटे काम है, खाना बनाना, कपड़ा धोना, ये सारी चीजें, ये भी कौन कर रहा है? हाँ, लोग हाउस वाइफ्स कर रही हैं। लेकिन उनके काम को कभी रिकॉग्नाइज किया जाता है?
कभी उनको अच्छा। मोनेटाइज करना है इस तरह का, फिर भी वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, जो मेल काउंटर पार्ट है उस फैमिली का, मेल काउंटर पार्ट है मतलब जो भी कमाने वाला बंदा है उसके ऊपर अभी भी वो लोग डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो जेंडर इनइक्वालिटी में डिपेंडेंस कैसे बढ़ जा रहा है। आपने सुना है डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मारपीट होती है घर में, यस सर। मतलब पति क्या होता है, पत्नी को मारता है, ठीक है, या पति होगा तो यस। मतलब या पिता होगा तो वो कभी बेटी को भी मार देगा। तो ये सब डोमेस्टिक वायलेंस क्या दिखाता है, क्योंकि उनके उनको लगता है कि मतलब मैं हम कमा के खिला रहे हैं, ठीक है, और उनका कोई काम नहीं है घर में, मतलब उतना कोई वैल्यू नहीं वो दे रही हैं, तो वो लोग उनको मतलब डीमीन करते हैं, समझ रहे हो आप। ईगो जो होता है वो डीमीन करता है। तो ये सब चीज़ें आपको एथिक्स में भी काम आएंगी, उसमें भी काम आएंगी, अपने सोसाइटी में भी। तो हाउस वर्क की वैल्यू करना, एक एक पार्टी आप खोजना, मतलब कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने, मतलब पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इस तरह की बात उठाई, ठीक है। कमल हसन का नाम सुना है, कमल हसन का। यस सर। कमल हसन एक एक्टर है ना, उनकी कोई पार्टी है, मतलब बहुत साल, 1-2 साल पहले मैंने पढ़ा था। उन्होंने ये बात की थी कि मोनेटाइज़ किया जाना चाहिए, जो हाउस वर्क है ना उसको मोनेटाइज़ किया जाना चाहिए, एज़ इन अ फॉर्म, मतलब गवर्नमेंट उसको मोनेटाइज़ करे, गवर्नमेंट कुछ पैसा दे उन लोगों को, समझ रहे हो? तो आप समझ रहे हो कि ये हम हाउस वर्क को वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से कितनी दिक्कतें आती हैं, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस से लेके डाउरी से लेके जितनी दिक्कतें हैं, जो भी वुमेन्स को फेस करनी पड़ती हैं, वो इसके वजह से हैं, ठीक है? ठीक है। अब ये समझा जाता है कि ये चीज़ें सब सब मतलब औरतों के पास ये नेचुरली है। नेचुरली क्यों? क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक चीज़ें हैं। जेंडर स्पेसिफिक चीज़ें मतलब सोशल कंस्ट्रक्ट है, लोगों के पास पहले आ रहा है, ठीक है? तो सोसाइटी कभी इसको वैल्यू नहीं देती है, तो सोसाइटी डीवैल्यू करती है इस वर्क को, ठीक है? और अगर आप इसको सोशियोलॉजी में पढ़ोगे या आप अपने जैसे सोसाइटी वाले जो पेपर है उसमें पढ़ोगे, तो हाउसवर्क में ही जैसे मार्क्स वगैरह और इस तरह के थिंकर्स होंगे। आप ऐसे थिंकर्स के बारे में तो मत सोचो, मतलब ऐसे ही सोचो, आप सोचो कि मतलब मान लो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, मान लो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मान लो मैं फैक्ट्री ओनर हूँ, ठीक है? और मतलब कोई, मैं मान लूँ सो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ तो आप अपने ऊपर मत लेना। मान लो मैं फैक्ट्री हूँ आपको समझाने के लिए, तो मैं फैक्ट्री ओनर हूँ। मान लो कि आपके पापा मेरे फैक्ट्री में काम करते हैं और मैं ओनर हूँ, ठीक है? आपके पापा मेरे फैक्ट्री में काम करते हैं, मम्मी आपकी हाउसवाइफ़ है। आपके पापा रोज़ मेरे फैक्ट्री में 10 बजे आना है, उनको 6 बजे तक काम करना है और निकलना है, जो भी काम होता है, ठीक है? तो आपको नहीं लगता है कि मतलब जो हाउसवाइफ़ है, अगर वो टाइम पे खाना ना दे, अगर वो टाइम पे उनके कपड़े ना साफ करे और ये जो भी मतलब बेसिक काम होते हैं, तो फैक्ट्री में हम मेरे लिए रेगुलर काम कर पाएँगे? नो आपको सर। लगता है ना दिक्कत होगी? यस मतलब सर। उनको आने-जाने में? तो आप तो इसको मार्क्सिज़्म के पर्सपेक्टिव से ये बोला जाता है कि मतलब इससे क्या हो रहा है, कैपिटलिज़्म प्रमोट हो रहा है। कैपिटलिज़्म का मतलब आप एज़ अ पॉइंट ऑफ कैपिटल, मतलब आप क्या मतलब जो हाउसवाइफ़ है वो क्या काम कर रही है? अपकीप ऑफ द लेबर, वर्ड लिख लो, अपकीप ऑफ द लेबर, ठीक है? अपकीप ऑफ द सर लेबर का दोबारा। मतलब अपकीप, यूपी अपकीप, की कीप होता है ना, के डबल ईपी, अपकीप ऑफ लेबर। ये सब सोसाइटी में यूज़ करना आप वर्ड ना, अपकीप ऑफ लेबर होता है। तो अपकीप ऑफ लेबर आप समझ रहे हो ना? जैसे मतलब भाई उस लेबर को आपकी मम्मी एक तरह से अपकीप कर रही हैं। अगर मैं मान लूँ कि मैं फैक्ट्री ओनर हूँ, पापा आपके काम कर रहे हैं, ठीक है? समझ यस रहे हो सर। आप? तो एक तरह से वुमेन देख रहे हो आप, कीप ऑफ लेबर करी। तो कैपिटलिज्म के लिए लेबर को क्रिएट कौन कर रहा है? मार्क्सिज्म में बोला जाता है कि कैपिटलिज्म के लिए लेबर को क्रिएट कौन कर रहा है? वो लेबर को क्रिएट करने वाले वो लोग हैं, ठीक है? जो फीमेल हैं, मतलब जो हाउस वाइफ्स हैं, वो लोग हैं, ठीक है? तो बस ऐसे वर्ड याद रखो, कहीं अगर पढ़े तो आपको ध्यान आ जाएगा। बस मैं आपको ऐसा एनालॉजी दिखा रहा हूँ कि कैसे इस तरह से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? अब इसके अलावा तो ये तो ख़ैर बहुत आगे की बात हो गई, पॉलिटी से अलग बात हो गई। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डबल बर्डन। डबल बर्डन आपको लगता है कि, अब डबल बर्डन देखना क्या है, कि आप मान लो आईएएस बन जाते हो, ठीक है? आप आईएएस बन जाते हो, कल को आपकी शादी होती है, आपको घर वाले भी काम करने हैं, आपको आईएएस वाला भी काम कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो, आप इनसाइड द होम भी काम कर रहे हो, आउटसाइड द होम भी काम कर रहे हो, समझ रहे हो? यस इसको सर। बोलते हैं डबल बर्डन, क्योंकि क्योंकि जेंडर कंस्ट्रक्ट, मतलब जो सोशल कंस्ट्रक्ट है उससे क्या बताया गया है कि अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड या घर का कोई भी काम कौन करेगा? औरत करेगी। तो आप अगर एज अ फीमेल अपने आप को आईएएस देख रहे हो तो आप एक औरत भी रहोगे, तो आप वो वाला भी काम करोगे, आप बाहर का भी काम करोगे। तो जो वुमेन जो बाहर भी काम करती हैं और अंदर भी काम करती हैं, उसको क्या बोला जाता है? डबल बर्डन, ठीक है? डबल बर्डन ऑफ वुमेन्स वर्क। इसको सोसाइटी में भी आप यूज कर पाओगे इस वर्ड को, जब भी वुमेन पे कहीं आपको लगे। इस वर्ड को आप लिख पाओगे अपने एस्से में कहीं, ठीक है? तो ये यस सर। थोड़ा-सा आप ध्यान रखना, डबल बर्डन वर्ड याद रखना। आप कीप ऑफ लेबर मैं ऐसे ही बताया, आउट ऑफ वो नो कॉन्टेक्स्ट, वो बाद में अपन देख लेंगे कैसे होता है, ठीक है?
अभी आप बस ऐसे समझते रहो मतलब चीज़ें कि कैसे कितनी मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब सोसाइटी कैसे चल रही है, ठीक है? तो वुमेन्स के इक्वालिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बात कही गई है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, ठीक है? उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, ठीक है? ऐसा आपने पढ़ा है, जैसे मैंने आपको दिखाया था आर्टिकल 15 का एक वो दिखाया था वो आर्टिकल 15 वाला याद है आपको? यस सर। आर्टिकल 15 में क्या लिखा था? एक बार बताओ। अगर आपके पास हो गया था मतलब शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मैं वर्ड बता रहा हूँ आर्टिकल 15 का जो लिखा हुआ था, ठीक है? कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है? इस तरह का वर्ड लिखा है। कई जगह आपको वर्ड जेंडर भी दिख जाएगा, तो सेक्स के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना करना, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में कई जगह लिखा हुआ है, ठीक है? यस सर। तो अब तो इक्वालिटी की बात तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कर दी कि भाई मतलब इन इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। हमारे वो तो मैंने आपको दिखाई दिया कि इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है अलग अलग, मतलब मेल और फीमेल में, मतलब सेक्सेस के बीच में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है? तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको इनइक्वालिटी को हटाने के लिए फिर गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए। तो आप बताओ, कोई स्टेप बताओ ऐसे गवर्नमेंट ने लिया हो इनइक्वालिटी को हटाने के लिए, वुमेन्स वुमेन्स की इनइक्वालिटी को हटाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, कोई एक दो स्टेप बताओ। सर वो रिजर्वेशन ऑफ रिजर्वेशन सीट गुड, हाँ रिजर्वेशन वुमेन किया गया है। 33 पर 30। वो हम लोग कहेंगे उसको। यस सर। 33% लोकल लेवल पे है, नेशनल लेवल पे नहीं है, ध्यान रखना। नेशनल लेवल पे नहीं है, लोकल लेवल पे, ऐसे लोकसभा में नहीं है। लोकसभा इवन एमएलए वाले में भी नहीं है, नीचे लेवल पे, मतलब पार्षद वार्षद वाला जो होता है ना इलेक्शन, वार्ड वाला, एक जो मैं बताता था अर्बन लोकल बॉडी, रूरल लोकल बॉडी, वहां पे है रिजर्वेशन 33%, ठीक है? वो हम लोग सर पढ़ नेशनल लेंगे। लेवल पे कितना है? नेशनल लेवल पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। ओके सर। अभी जैसे लोकसभा का हो रहा है ना, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है वुमेन का, इसी का तो वो है। 2011 में एक बिल पास हुआ था, वो तब से वो नहीं हुआ है, फाइनल नहीं हुआ है। तो इसी का तो लोग मतलब लड़ाई लड़ते हैं ना, कि मतलब वुमेन को भी रिजर्वेशन नेशनल पे, इवन स्टेट लेवल पे नहीं है। स्टेट लेवल पे मतलब यूपी की जो गवर्नमेंट, जैसे योगी जी की गवर्नमेंट बनी है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि 33% सीट औरतों की होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन लोकल लेवल पे है, मतलब पंचायत में अगर आप जाओगे ना, तो वहाँ होता है पंचायत पे, अर्बन लोकल बॉडीज पे होता है, ठीक है? इसमें ऐसे वर्ड लिख लो आप, एक होता है सरपंच पति करके वर्ड होता है, सरपंच पति। तो अब आप देखो कैसे कैसे सरपंच पति बन जा रहे हैं, सरपंच पति कैसे बन जा रहे हैं, क्योंकि 33% मान लो रिजर्वेशन है। अब मान के चलो आप हो और आपके हस्बैंड ने, ठीक है, आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन वहाँ की सीट निकली, अब सीट तो डिसाइड करेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन को, वुमेन की सीट है कि किसकी सीट है। लेट सपोज कि आप लोग पहले, आपके पति लड़ते रहते थे इलेक्शन मान लो, ठीक है? अब वो क्या हुआ कि वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया कि अब इस बार आपकी जो सीट है वो डिक्लेयर हो गई कि ये वुमेन सीट है इस बार, क्योंकि 33% रिजर्वेशन देना है। अब अगर वुमेन सीट हो गई, तो भाई जिसका दबदबा है वो बोलेगा ना अपनी फीमेल काउंटर पार्ट को, मतलब अपनी वाइफ को बोलेगा कि तुम खड़ी हो जाओ, इस बार तुम जीत जाओगी, ठीक है? तो सोचो कि लड़की तो जीत जा रही है, मतलब उसकी जो वाइफ है वो जीत जा रही है, उस सरपंच की, जो पहले सरपंच हुआ करता था, लेकिन क्योंकि वहाँ का इलेक्शन जो है, वहाँ की जो सीट है वो रिजर्व है वुमेन के लिए, तो वो लड़की अब जीतेगी, वो लड़की जीतेगी, या वो औरत जो जीतेगी जो उसकी वाइफ है। तो एक्चुअल काम अब वो नहीं कर रही, एक्चुअल काम कौन कर रहा है, उसका पति ही कर रहा है, थ्रू हिज हर ऑफिस, थ्रू हर ऑफिस, समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं यस सरपंच पति। मतलब सरपंच तो लड़की बन गई, लेकिन उसका काम कौन करवा रहा है, सारा काम देख रेख सब कुछ करना वो सरपंच पति करवा रहा है, ठीक है? एक पंचायत करके सीरीज आई है प्राइम पे, अमेजन प्राइम पे, एक पंचायत करके सीरीज आपने देखी होगी, शायद सुना होगा, कॉलेज में चलता है। उसमें देखना जो सरपंच है ना, उसकी वुमेन बाद में बनती है, और यही इसी तरह का आपको दिखेगा कि डोमिनेशन उसका दिखेगा आपको, कि हमेशा वो डोमिनेट करता है, मतलब वो जो मेल काउंटर पार्ट है वो डोमिनेट करता है, मतलब उसका जो पति है, तो उसको बोलते हैं सरपंच पति, इस तरह से, ठीक है? तो इस तरह से देखना आप उसको। तो ये समझ रहे हो आप कि अभी भी इनइक्वल, तो आपने एक पॉइंट तो बोला कि इक्वालिटी लाने के लिए इसमें रिजर्वेशन किया गया है, और कोई पॉइंट आपको लगता हो कि रिजर्वेशन किया गया हो, कोई ऐसा? सर। एजुकेशन में मतलब रिजर्वेशन तो नहीं, बट यहाँ गर्ल चाइल्ड को हाँ हाँ, बहुत सारी स्कीमें चलती हैं, ठीक किया है, गया वहाँ है। पे भी बहुत सारी स्कीमें चलती हैं, कोई इशू नहीं। तो स्कीम के थ्रू और इसके थ्रू, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आपको दिखा कि अर्बन लोकल बॉडी और रूरल लोकल बॉडी में रिजर्वेशन के थ्रू अपलिफ्टमेंट और इक्वलिटी की बात की जा रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने, ऐसा सुना है आपने, आंगनवाड़ी वर्ड सुना है, आंगनवाड़ी चाइल्ड केयर सेंटर्स होते हैं, ऐसा सुना है आंगनवाड़ी? यस।
यस सर। आंगनवाड़ी में क्या होता है कि जैसे मान लो बहुत सारे लोग क्या होते हैं आंगनवाड़ी में अपने बच्चे को छोड़ के काम पे चले जाते हैं, ठीक है? भाई मान लो जैसे मान लो मैं काम करती हूँ कहीं पे, मान लो मैं लड़की हूँ काम कर रही हूँ कहीं गारा-वारा वो जो ईंटा-वीटा नहीं ढोते हैं जैसे, मैं कुछ कर रही हूँ मान लो विलेज में या खेत-वेत में जाना है मुझे, कुछ काम करना है और किसी का बच्चा है मतलब मेरा बच्चा है तो मैं अपने बच्चे को वहाँ छोड़ दूँगी। आंगनवाड़ी में चाइल्ड केयर सेंटर्स होते हैं विलेजेस में, पूरे विलेजेस में कई कई विलेजेस में होते हैं वो चाइल्ड केयर सेंटर। वो क्या करेंगे उसके बच्चे का, तो ये देख रहे हो आप बच्चे वाला काम किसका था? अगर जेंडर के हिसाब से सोसाइटी के हिसाब से बच्चों को अपब्रिंग करना, बच्चे को केयर करना वो काम किसका था? वो काम उस औरत का था, उसकी मम्मी का था, आप समझ रहे हो? लेकिन उस चीज़ को उस वो काम किसने ले लिया? आंगनवाड़ी ने ले लिया या किसने ले लिया? चाइल्ड केयर सेंटर्स ने ले लिया, आप समझ रहे हो? समझ रहे हो ना आप? इसको इसको किसने यस लिया? सर। चाइल्ड केयर सेंटर ने। तो जब भी काम इधर-उधर बँटे तो उसको बोलते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। क्या बोलते हैं? डिवीज़न ऑफ लेबर। वर्ड आप समझ रहे हो डिवीज़न ऑफ लेबर? यस सर। ठीक है, जैसे मतलब जैसे मान लो डिवीज़न ऑफ लेबर आपको मैं थोड़ा और बस डिटेल बता दूँगा बाद में। अभी आप छोड़ दो थोड़ा-सा वो भी जो आप सोसाइटी वाला पार्ट है उसमें ब पढ़ोगे आप, ठीक है? मैं बता दूँगा आपको। तो आंगनवाड़ी चाइल्ड केयर सेंटर से भी इक्वालिटी आपको दिख रही है वुमेन में आती हुई क्योंकि अब वुमेन क्या है, अब काम करने जा सकती है। आप समझ रहे हो? अब वो अपने अपने जगह कहीं भी जहाँ भी काम कर रही है, वो काम करने जा सकती है। तो इसका मतलब चाइल्ड केयर सेंटर जो बनाया गया है, जो आंगनवाड़ी जो बनाई गई है, वो क्या है, उससे हेल्प मिल रहा है, इक्वालिटी आ रही है, ठीक है? जेंडर जस्टिस मिल रहा है। तो ये जो एसडीजी का गोल 5 है, अचीव करने में ये हेल्प कर रहा है, समझ गए? इसी तरह आपने ऐसा कई सारा लॉ सुना होगा, जहाँ पे कृषि फैसिलिटी की सुविधा करना ज़रूरी है। जैसे नरेगा है, ठीक है? नरेगा में कृषि फैसिलिटी होनी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है? जैसे नरेगा में होता है, नरेगा आपने स्कीम सुनी है, एमजी नरेगा स्कीम सुनी है? यस सर। तो नरेगा में क्या होता है, आप बताओ? सर उसमें क्या कहते हैं, जो लेबर वगैरह होते हैं उनको पर्टिकुलर वेजेस दी जाती है। हाँ, 100 दिन का उनको वेज दिया था, 100 दिन का, कहीं-कहीं 150 है, कहीं-कहीं 100 है, अलग-अलग डेज़ हैं, लेकिन 100 दिन मिनिमम 100 दिन तो पक्का है, ठीक है? मिनिमम 100 दिन का काम तो मिलेगा उनको उनको। अब उसमें औरत भी हो सकती है और आदमी भी हो सकता है जो काम करने जाएगा। तो अगर औरत जाती है और अगर उसके छोटे बच्चे हैं तो उसको उस वहाँ पे क्या प्रोवाइड करना चाहिए? कृषि फैसिलिटी होनी चाहिए। कृषि आप समझते हो कृषि? वर्ड कृषि कभी पढ़ा है? नो सर। कृषि मतलब वो जो बच्चा पालने वाला वो जगह नहीं है जहाँ बच्चे को सुला सकें। देखा है पालना होता है इसमें बच्चे झूलते हैं छोटे वाले बच्चे। यस। जो दूध पीते बच्चे होते हैं वो क्या झूलते नहीं है उसमें। मम्मी लोग झुलाती रहती हैं वो सोने-वोने के लिए। तो वो कृषि बोलते हैं उसको, ठीक है? तो वो कृषि फैसिलिटी देना किसकी गवर्नमेंट ने ऐसे हर लॉज़ पास किए हैं जहाँ पे कृषि फैसिलिटी देना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग इम्पोर्टेंट पार्ट है भाई। अब वो काम कर रही है तो कैसे करेगी? तो उसको रहना चाहिए ना वो सारी चीज़ें। तो इस तरह के कई सारे लॉज़ बने हैं जहाँ पे ये तो इसका मतलब क्या किया जा रहा है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? लॉ को क्या बना रही है? जेंडर फ्रेंडली। क्या बना रही है? जेंडर फ्रेंडली। वर्ड याद रखना कि लॉज़ को क्या बनाया जा रहा है? जेंडर फ्रेंडली। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि जेंडर इक्वालिटी लाना है, जेंडर इक्वालिटी लाना है, ठीक है? समझ गए आप वर्ड? यस सर। तो प्रोविज़न ऑफ कृषि से भी आपको लग रहा है ना कि अब वुमेन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड जा सकती है भाई, उसके बच्चे को देख-रेख करने के लिए कोई जगह है, उसके लिए एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे वो ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह कर सकती है। तो इस तरह की जो चीज़ें लाई जा रही हैं वो क्यों है? ताकि वो जो डबल बर्डन चल रहा है वो भी वो कर पाए, मतलब आउटसाइड भी अपना काम कर पाए, ठीक है? समझ रहे हो? तो इससे क्या हो रहा है, इससे बहुत सारी गर्ल्स स्कूल अटेंड कर पा रही हैं, बहुत सारी गर्ल्स अपनी स्कूल भी अटेंड कर पा रही हैं क्योंकि अब क्या है, अब जो घर पे बच्चा रख के जो माएँ चली आती थीं तो उनका जो जैसे आप मान लो एल्डर सिस्टर है किसी की, उसका बहुत छोटा बच्चा है और एक एल्डर सिस्टर है, तो फिर वो उसको बच्चे को रखने का, उसका ध्यान रखने का काम किसका होता था? एल्डर सिस्टर का। तो एल्डर सिस्टर स्कूल नहीं जा पाती थी, अब स्कूल भी जा पा रही है, आप समझ रहे हो? वो लड़की। सिनेरियो समझ में आ रहा है? थोड़ा दिमाग में बन रहा है ना? ठीक है? यस सर। अब एक वर्ड यहाँ से एक लाइन ये याद रखनी है, ये फैक्ट है, क्या है कि 83% ऑफ द वर्किंग वुमेन मतलब पूरा जो काम करने वाली औरतें हैं, उसकी 83% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। आप समझ रहे हो? मतलब केवल 17% लोग ऐसे होंगे, मान लो अगर 100 औरतें काम हर जगह मिला के कहीं काम करती होंगी, तो उसमें से केवल 17 औरतें ऐसी होंगी जो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, टेक्निकल सर्विसेज में, कहीं टीसीएस में, इन्फोसिस में या कहीं जॉब करती होंगी। आप समझ रहे हो कितना बड़ा गैप है? 80% के आसपास 83% से लोग अभी भी एग्रीकल्चर में इन इन इन्वॉल्व हैं, समझ रहे हो? लेकिन हम अगर फार्मर को देखें तो जब भी तुम आप बोलोगे किसान, तो किसान आपको क्या लगता है? ये आदमी होगा किसान,
जैसा होता है ना कि किसान तो आदमी होता है, ऐसा नहीं है। घर प्लांटिंग से लेके वीडिंग हार्वेस्टिंग सब औरतें करती हैं, तो 80% से लोग इस तरह का कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ भी आपको दिख रहा है ये चीज़ें। अब इस तरह के स्टीरियोटाइप की ब्रेकिंग की कुछ स्टोरी लिखी गई। स्टीरियोटाइप वर्ड मतलब आप समझते हो, हमने एक बार पढ़ा हुआ है स्टीरियोटाइप का मतलब पहले, हमने शायद सिर्फ क्लास 6 में पर्टिकुलर नहीं। इमेज बना देना। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है कि इंजन ड्राइवर जो है वो मेन थे, हमेशा मेन होते थे। जो मैं भी आपको बताया रेलवे में जो इंजन चलाते हैं ना, जो आपका रेलवे का गाड़ी चलाते हैं, वो इंजन ड्राइवर मोस्टली मेन हुआ करते थे। लेकिन एक लक्ष्मी लाकरा, इसका नाम याद रखना इनका, लक्ष्मी लाकरा जो थी वो झारखंड में, उन्होंने पहली वुमेन बनी जिन्होंने इंजन ड्राइवर बनी, मतलब, और नॉर्दर्न रेलवे के लिए, ठीक है। तो ये लाइन याद रखें क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो कभी लाइन लिख के आ गई कि लक्ष्मी लाकड़ा झारखंड में, मतलब उन्होंने इस तरह का चेंज किया और पहली वुमेन थी जिन्होंने जो इंजन ड्राइवर चला, मतलब चलाने वाली। तो आपको लगता है, तो इससे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो, आप सोसाइटी धीरे धीरे चेंज हो रही है। अभी भी आप देखोगे कई जगह रिक्शा चलाने वाले कौन है, रिक्शा मतलब जो अभी ई रिक्शा आ गया, ई रिक्शा आप देखोगे कि मोस्टली लोग लड़के चलाते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं लोग लड़कियां भी चलाने लगी हैं। बस 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 में बस कंडक्टर होता है, जो बस ड्राइवर होता है वो कौन होता है, आदमी होता है। लेकिन अब कहीं कहीं क्या हो रहा है, औरतें आने लगी हैं, ठीक है। तो मतलब कई जगह तो ये स्टीरियोटाइप लोग ब्रेक कर रहे हैं और धीरे धीरे सोसाइटी में इक्वालिटी आ रही है, ठीक है, ठीक है। यस सर। तो अब आपको क्या लगता है कि केवल औरतों के ऊपर ये दिक्कतें हैं, मतलब लड़कियों के ऊपर ये दिक्कतें हैं, लड़कों के ऊपर भी ये दिक्कतें हैं, आपको क्या लगता है? सर लड़कियों के ऊपर है। नहीं, देखो, अब लड़कों के ऊपर भी इसका मतलब, जैसे क्वेश्चन आया था दो कभी तो लिखने के लिए पैट्रियार्की पे ही, तो आपको नहीं यस लगता सर। है कि इस चीज का गलत इम्पैक्ट लड़कों के ऊपर भी है? क्योंकि कमाने का प्रेशर किसके ऊपर है, लड़कों लड़कों के के। ऊपर ज्यादा, ज्यादा लड़कों के ऊपर है। क्योंकि भाई लड़कियों का, वो बोलते हैं लड़की तो दूसरे घर में जाएगी आराम से रहेगी, ऐसा बोलते हैं। कमाने का यस। दिक्कत किसका है, लड़कों का। लड़कों का आप देखोगे सुसाइड रेट ज्यादा है इस सबसे, क्योंकि यस सर। कमाने, भाई किसी का आईआईटी में नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, आपने जनरली नहीं सुना होगा कि लड़कियां वो कर रही हैं। लड़कों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, घर से भी प्रेशर है बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि ये सोसाइटी का ये सोशल कॉन्स्ट्रक्ट ही है, ठीक है। अब तो ये बेसिक समझ में आया, पहले आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा दो, जेंडर आपको पता लग गया, ये थोड़ा सा एग्जांपल लिखा हुआ है। जेंडर इक्वालिटी आपको याद रखना है, एसडीजी 5, 83% कौन है, 83% फार्मर है, वो एक वो याद रखना है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन लॉज कैसे चेंज हो रहे हैं, डबल बर्डन का मतलब क्या क्या है, ये सब वर्ड्स हैं याद रखने वाले। अब ये इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, एक बार आए, इस शायद आ भी चुका है, नहीं आया तो आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो जैसे आपने सुना है कि पहले जो होता था वैदिक पीरियड वगैरह पढ़ा है कभी, वैदिक पीरियड के बारे में सुना है? ऐसा सुना है कि संस्कृत पढ़ने नहीं दिया जाता था लोगों को, जो लड़कियां होती थी संस्कृत पढ़ने नहीं दिया जाता था, इस तरह की बातें यस। सुनी है आपने? यस सर। तो पहले लोग मतलब मतलब औरतों को पॉल्यूटेड मानते थे, औरतों को इस जगह नहीं आना चाहिए, पॉल्यूट जैसे हर चीज को लोग क्या करते हैं, दो चीज में डिवाइड कर देते हैं, प्योरिटी और पॉल्यूशन, ठीक है। प्योरिटी और पॉल्यूट मतलब, आप जैसे आपने कभी ऐसा देखा है कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे या पहले कभी गाँव में जाना आप, तो किचन में जो किचन होता है घर में जहाँ खाना बनता है, रसोई घर जो होता है, उसमें कभी आपको चप्पल पहन के घुसने नहीं दिया जाएगा। आपके जो बड़े लोग होंगे, नाना नानी या इस तरह के जो होंगे, तो ये क्या है, यस उसको सर। प्योर माना गया। तो सिमिलरली पहले क्या होता था, ये पढ़ाई-वढ़ाई जो होता था ना, औरतों की पढ़ाई जो होती थी, वो सब पॉल्यूटेड एक्टिविटी मानी जाती थी। पॉल्यूटेड मतलब उससे समाज खराब होगा ऐसा माना जाता था। और ये बहुत दिन तक चलता रहा, ऐसा नहीं कि पहले वैदिक पीरियड में था ये सब। मतलब आप देख रहे हो, ये रामाबाई का टाइम देख रहे हो, 1858 से लेके 1922, मतलब 19वीं सेंचुरी जो थी तब तक भी ये सब चला है, ठीक है। तो रामाबाई जो थी, इनके बारे में वहाँ लिखा हुआ है, इन्होंने एक मुक्ति मिशन शुरू किया, ठीक है। और मुक्ति मिशन शुरू किया पुणे में। तो इसे याद रखना है ये वर्ड, जैसे मैंने शायद अम्बेडकर के बारे में बताया था, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में ज़्यादा इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि विडोज जो होती हैं उनको क्या माना जाता था, उनको भी एक होता है ना अभिशाप माना जाता है, ऐसा सुना है आपने कभी कि जैसे विडोज, भाई इनकी वजह से इनका वो मर गया या घर हो गया, इस तरह का माना जाता। तो विडोज को वैसा माना जाता था। सती प्रथा चलती थी, आपको याद है? सती प्रथा यस था सर। कि भाई अगर पति मर गया तो पत्नी को मरना ही है उसमें जाके। तो ये सब क्या था, ये सब माना जाता था, एक अपशकुन टाइप का माना जाता था ना, या 7 जन्म वाला जो हिसाब था वो माना जाता था। तो इस सब को हटाने के लिए इन्होंने क्या किया है, पहले तो ये वुमेन एजुकेशन के कॉज पे इन्होंने, रामाबाई ने बहुत काम किया, ठीक है। ये कभी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन इन्होंने मतलब अपने
माता-पिता से पढ़ा-वढ़ा मतलब उस चीज़ को, इनको टाइटल मिला पंडिता का। ये पंडिता दिख रहा है। पंडित किसको बोलते हैं आप जानते हो? संस्कृत पढ़ने वालों को पंडित बोलते हैं, समझ रहे हो आप? यस सर। तो पंडिता का टाइटल मिला क्योंकि ये संस्कृत लिख सकती थी, आप समझ रहे हो? तो उस टाइम के लिए रिमार्केबल अचीवमेंट था। अभी भी आप देखोगे मतलब बहुत लोग वो नहीं करते हैं मतलब, और पहले तो औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता था संस्कृत वगैरह, क्योंकि सारे वेद वगैरह जो भी लिखे हुए हैं वो या जितने भी इस तरह के लिखे हुए हैं कर्म कांड जो बोलते हैं उसको सब संस्कृत में लिखे हुए हैं, ठीक है? तो पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो एक रिमार्केबल अचीवमेंट था वो, इस वजह से इनको एक मिला पंडिता का टाइटल। तो ये बात ध्यान रखना है इनके बारे में, रामाबाई के बारे में एक स्टेटमेंट ये लिख के आ सकता है। ये मुक्ति मिशन का इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। मुक्ति मिशन, मुक्ति वर्ड का मतलब समझते हो? किसी चीज़ से मुक्ति। तो मुक्ति का मतलब भाई ऑपरेशन जो हो रहा है लड़कियों का, औरतों का, उसको उसको मुक्त कराना। तो इस वजह से इन्होंने वर्ड मतलब नाम रखा होगा मुक्ति मिशन, ठीक है? बस ऐसे बता रहा हूँ याद करने के लिए। तो विडोज़ जो हुआ करती थी या पुअर वुमेन थी, उनको एनकरेज किया जाता था कि वो केवल पढ़े लिखे ना, लेकिन मतलब खुद इंडिपेंडेंट भी हो जाए। अब आप सोचो कैसे कोई इंडिपेंडेंट हो सकता है? आप बताओ, मतलब कोई औरत है वो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? भाई अपने पैर पे खड़े होने का मतलब वो कमाना सीख जाए, कुछ ऐसा स्किल उसको आ जाए कि वो कमाने लगे। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे एनजीओ चलते हैं जो मतलब लोगों को वो जैसे वो होती है ना स्वेटर बुनना, इस तरह के यस। छोटे-छोटे काम, या मशीन चलाना जो टेलर वाला काम होता है। तो इससे क्या होता है, वो लोग खुद कमाने लगता है, वो लोग खुद कमा सकते हैं। तो इससे वो लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है? तो ये इनकरेज किया इन्होंने, ठीक है? तो कई तरह की इसके लिए वहाँ पे इनको सिखाई जाती थी। जो मुक्ति मिशन था, उसमें कई तरह की स्किल सिखाई जाती थी, जैसे कारपेंटरी हो गई, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, इस तरह के स्किल सिखाए जाते थे, जो उस टाइम गर्ल्स को नहीं दिए जाते थे। और उस टाइम आपने एक कांग्रेस का सेशन हर साल होता रहता था, या आप हिस्ट्री में जब आओगे, मॉडर्न हिस्ट्री में, तो आप देखोगे तो कांग्रेस का सेशन होता था। जैसे अभी अभी भी होता है। तो पहले कांग्रेस का सेशन ये चलता है, तो उसमें 10 वुमेन डेलीगेट में से ये एक थी। ठीक है? तो ये लाइन लिखी हुई आ सकती है कि रामाबाई एक 10 वुमेन डेलीगेट किस सेशन में, जैसा वर्ड ये एकदम फैक्ट पे भी खेल जाता है, मतलब इधर-उधर करता है। तो 1889 के कांग्रेस सेशन में ये वो थी, ठीक है? इन्होंने एक शारदा सदन स्टार्ट किया था। शारदा सदन किस लिए था? चाइल्ड विडोज़ के लिए, ठीक है? जो चाइल्ड विडो थी उनके लिए शारदा सदन स्टार्ट किया गया था। 1878 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ती तो उन्होंने इनको, उन लोगों ने इनको कन्फर क्या किया था टाइटल, पंडिता का टाइटल कौन कन्फर किया था? ये जो लिखा हुआ है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, ठीक है? तो ये सब थोड़ी मतलब वो है, इसमें कुछ टेक्निकल या समझने वाली बात नहीं है, ये सब याद करने वाली बात है। बस आप ये समझो कि मतलब लर्निंग से चेंज लाने का कैसे इनको, भाई अगर ये नहीं पढ़ी होती, मान लो संस्कृत नहीं पढ़ी होती, इनके पेरेंट्स ने नहीं पढ़ाया होता, तो क्या ये इस तरह का मुक्ति मिशन वगैरह फाउंड कर पाती? भाई ये समझी ना वहाँ मतलब उस टाइम कि लड़कियों के साथ ऑपरेशन हो रहा है, औरतों के साथ बहुत गलत व्यवहार होता है, उनको इनकरेज नहीं किया जाता है, पढ़ने नहीं दिया जाता है, उनके पास स्किल्स नहीं है, तो इन्होंने मुक्ति मिशन बना के उनको स्किल स्किल किया कि अलग-अलग स्किल सीखें ताकि वो लोग खुद इंडिपेंडेंट हो सकें। तो एक तरह से लर्निंग कैसे किसी के लिए चेंज बन सकती है, मतलब पढ़ाई कैसे किसी को, जैसे अगर आप देखो आज आप लिटरेट हो एक तरह से, ठीक है? लिटरेट हो तो आप चेंज है ना एक तरह से। अगर आप मान लो अपने आप को इलिटरेट मानो और आप लिटरेट मानो, तो आपको खुद ही दिखेगा कि आपके अंदर चेंज है, या मैं ही हूँ तो चेंज दिखता है ना। तो औरतों को ना पढ़ने देना और इनका ये प्रयास कि सब लोग पढ़ें, तो उससे बहुत बड़ा चेंज आया, ठीक है? समझ में आ रहा सर, है? सर तो डेलीगेट का मतलब? डेलीगेट का मतलब, ऐसे डेलीगेट जाते हैं ना, मान लो मैं बोलूँ कि मोदी जी की तरफ, मोदी जी के साथ 10 डेलीगेट रशिया गए, 10 डेलीगेट्स जाते हैं। डेलीगेट्स का मतलब जैसे मेरे साथ 10 लोग और जा रहे हैं, हम्म। ठीक है? एक कांग्रेस सेशन में मान लो 100 लोग बैठे हैं, तो उसमें 10 लोग वुमेन को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो वो 10 लोगों में से एक ये थी। डेलीगेट मतलब ये डेलीगेट्स, ठीक है? जो भी कॉन्वॉय चलता है, जैसे कॉन्वॉय चलता है, एक पर्टिकुलर एक ग्रुप चलता है, उस ग्रुप में किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले जाते हैं ना। जैसे यस। इंडिया को रिप्रेजेंट करने फाइनेंस के लोग भी जा रहे हैं, कॉमर्स के लोग भी जा रहे हैं, तो वो कॉमर्स से कोई डेलीगेट जाएगा, फाइनेंस से कोई डेलीगेट जाएगा, तो उसको डेलीगेट बोलते हैं, बस ऐसा ही है, ठीक है? यस। तो समझ गए, मतलब वो रिप्रेजेंट कर रही थी कांग्रेस सेशन में, वुमेन्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, क्योंकि वुमेन के भी तो बहुत सारे पॉइंट थे। अब पूरी कांग्रेस में मान लो 185, जैसे अभी मान लो 400 समथिंग मेंबर है, जो अभी बात चल रही है, तो अगर कोई वुमेन का डेलीगेट या वुमेन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा, तो वो फिर पॉइंट नहीं रख पाएगा ना, मतलब वुमेन की बातें ही नहीं हुई, यही तो सारी बात है। कि जैसे लोग क्यों बोलते हैं कि जैसे एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ओबीसी का रिप्रेजेंट, अगर आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो आपकी बात ऊपर तक नहीं पहुंचेगी ना, क्योंकि फिर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव ऊपर तक नहीं जा पाएगा, ठीक है?
तो वही बात थी। तो ये एक डेलीगेट थे उस टाइम कांग्रेस सेशन में, जहाँ पे वुमेन की बातें इन्होंने रखी थी। 1882 में एक हंटर कमीशन आया था, ठीक है, हंटर कमीशन आया था, ये हम लोग पढ़ेंगे उस टाइम। एजुकेशन पे हंटर कमीशन, एजुकेशन पे बहुत सारे कमीशन बने थे उस टाइम। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आप जानोगे, लोग बताएंगे आपको कि 1882 में एक हंटर कमीशन आया, ठीक है, जो उस टाइम की कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने बनाया था एजुकेशन रिफॉर्म के लिए, ठीक है। तो रामाबाई जो थी उन्होंने कई सारे एविडेंस दिए थे। एविडेंस क्या दिए थे? उन्होंने बताया था कैसे, मतलब एविडेंस के बेसिस पे कि कैसे वुमेन एजुकेशन अभी भी फ्लरिश नहीं हो रही है, मतलब जो खर्चे हो रहे हैं या जो वुमेन की स्थिति है पढ़ाई लिखाई में वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि, ठीक है, इन्होंने तो ये लाइन वहाँ लिखी हुई है आपके, मतलब उसमें नहीं लिखी हुई है, मैंने कहीं से पढ़ा था, ठीक है। तो उस पे विकिपीडिया पे लिखी हुई है ये बात, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लें। उन्होंने उस एड्रेस में ये बताया था कि 99 केसेस ऑफ आउट ऑफ 100 जो एजुकेटेड मैन है उस कंट्री के, आप समझ रहे हो, मतलब अगर मान लो 100 लोग हैं जो एजुकेटेड हैं और उसमें से 90 आदमी ऐसे हैं जो अभी उस टाइम अपोज करते थे फीमेल एजुकेशन का। मैं बताया ना, फीमेल एजुकेशन को बहुत वो माना जाता था, खराब माना जाता था कि अगर कोई लड़की पढ़ लिख लेती है तो उसको खराब मानती थी सोसाइटी। तो उस टाइम के जो आदमी लोग थे वो लोग भी अपोज करते थे। तो ये एविडेंस उन्होंने रखा हंटर कमीशन के सामने, और चेंज की मांग की। चेंज की मांग मतलब जो उस टाइम की हमें चेंज चाहिए, जो भी, जैसे हंटर कमीशन क्या था भाई, एजुकेशन रिफॉर्म के लिए था। तो एजुकेशन में पहले फंड नहीं आते थे, आप फंड नहीं दोगे तो कैसे भाई कहीं छोटी छोटी चीज़ें सेटअप होंगी लड़कियों को पढ़ाने के लिए। तो इस तरह की बातें इन्होंने रखी थी। तो ये आप बात थोड़ा सा बस ध्यान रखना कि हंटर कमीशन में इन्होंने बातें ध्यान में रखी थी, मतलब बातें की थी इन्होंने, ठीक है। अब एक अगला एग्जाम्पल आप ही उसी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, राज सुंदरी देवी का। ये सब एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इस वजह से इसमें थोड़ा डिटेल मैंने लिखा है। तो रामाबाई का तो आपने समझ गया। अब राज सुंदरी देवी में भी आपको बस ये याद रखना है कि ये भी बंगाल में, मतलब इनका वो हुआ था जन्म। और शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू राइट ऑटोबायोग्राफी। आप समझते हो ऑटोबायोग्राफी? अपने लाइफ के बारे में लिखना ऑटोबायोग्राफी होता है, ठीक है। अपने लाइफ के बारे में लिखना ऑटोबायोग्राफी होता है। यस सर। तो ये पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, ठीक है। और पहली बंगाली भी थी, मतलब बंगाली में भी लिखा था। उसका नाम था आमार जीवानी, ये नाम आप याद रख सकते हो, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो ध्यान रखना। माई लाइफ इनकी ऑटोबायोग्राफी है 1876 में। तो ये सब हिस्ट्री के कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, तो एक दो क्वेश्चन आ सकता है बाद में। तो अमर जीवान किसका है तो आपको पता होना चाहिए, राज सुंदरी देवी का था, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। इनका भी नाम दिया हुआ है रोकेया शेखावत हुसैन का। अब आप देखो, जब भी वुमेन का कंट्रीब्यूशन आएगा, वुमेन ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, इस तरह के भी क्वेश्चन मेंस में आते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल लिखना पड़ता है, नहीं तो आप कैसे लिखोगे भाई, आप ऐसे तो जनरल नहीं लिखोगे ना कि ये एजुकेशन में काम हुआ, इसमें काम हुआ, आप इस तरह की बातें लिखोगे ना हिस्ट्री में। या आप मान लो ऐसे लिख रहे हो, आप बता रहे हो कि कैसे हमारी सोसाइटी पहले थी, बाद में क्या कौन कौन से लोग आए जिन्होंने चेंज करवाया सोसाइटी में, बहुत सारे चेंजेस को लेके इनिशिएट किया। तो ये सब आपको इसमें एग्जाम्पल लिखने में काम आता है। तो रुकाया शेखावत जो थी उनको बोला जाता है, मतलब यहाँ बेगम रुकाया बोला जाता है, ऐसा ऐसा बोला जाता है रुकाया को। ये फेमिनिस्ट थिंकर थी, फेमिनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। फेमिनिस्ट थिंकर थी ये, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया की। तो इनका भी नाम वहाँ पे लिखा हुआ है। इनका एक वहाँ पे, मतलब आपके एनसीईआरटी में एक काम लिखा हुआ है, वर्क लिखा हुआ है, उसका नाम है सुल्ताना ड्रीम, ठीक है। सुल्ताना ड्रीम, ड्रीम का मतलब आप समझते हो, ड्रीम का मतलब, ड्रीम का मतलब आप समझते हो ना, मतलब वही ख्वाब जो होता है, ठीक है। तो सुल्ताना ड्रीम में इन्होंने, मतलब एक फेमिनिस्ट है, ठीक है, तो इन्होंने एक फिक्शन लिखा है उसमें। तो इन्होंने ऐसा एज्यूम किया, मतलब वो ड्रीम है ना, तो इन्होंने ऐसा एक एज्यूम किया कि एक लेडी लैंड करके कोई जगह है, लेडी लैंड, उसको रूल कौन कर रहा है, कोई वुमेन उसको रूल कर रही है। उस लेडी लैंड में क्या हो रहा है, लोग भाई जहाजें उड़ा रहे हैं, जो लड़कियां हैं वो जहाजें भी उड़ा रही हैं, बहुत तरह के, कई तरह के काम कर रही हैं। तो आप सोचो उस टाइम में क्या था, उस टाइम में ये नहीं था ना कि लड़कियां जहाज उड़ा सकती हैं, लड़कियां कुछ काम कर सकती हैं। तो इस तरह का उन्होंने बस थॉट सोचा था, और उस थॉट को, इस फिक्शन है ना, फिक्शन मतलब समझते हो ना, फिक्शन जो रियलिटी ना हो वो फिक्शन। तो फिक्शन में इन्होंने इस तरह की बातें लिखी हैं। तो बस ऐसे कहानी बता रहा हूँ, बस वर्ड आप याद रखो, सुल्ताना ड्रीम में इनका एक वर्क है, ठीक है। यहाँ एक दो दो तीन वर्क और लिखे हैं, ये पढ़ के याद करना पड़ेगा, अभी आपको ध्यान नहीं रखना है ये सब। लिखा जिसके बारे में वो मैंने आपको बता दिया, सुल्ताना ड्रीम के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है। ये चीज़ें वहाँ से मैंने उठाई हैं, अलग अलग साइटों से। तो ये बस लिखा हुआ है क्योंकि इनका नाम है, तो मैंने यहाँ डिटेल में लिख दिया। आपको बस पे ये पता होना चाहिए कि सुल्ताना ड्रीम किसका है, फेमिनिस्ट। सुल्ताना ड्रीम है क्या, तो फेमिनिस्ट साइंस फिक्शन है,
ठीक है। और किसने लिखा हुआ है ये किसका वर्क है, ये रुकाया सखावत हुसैन का है। तो ये बात आप याद रखना, मतलब ये सब प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं इस पे, ठीक है। तो इन्होंने एक मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन भी बनाया था 1916 में। तो ये सब एक तरह से आपको मॉडर्न हिस्ट्री में काम आएगा। तो मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन इन्होंने बताया था, जिसने क्या किया, वही सब लोग वही फाइट, इनकी मतलब मेन कॉज क्या था जिसके लिए लोग फाइट करते थे, एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इक्वालिटी के लिए, यही सारी चीज़ें ये लोग करते थे। वुमेन लिबरेशन का जो भी आप सोच सकते हो, उसके लिए ये लोग फाइट करते थे, ठीक है। तो सुल्तान ड्रीम का यहाँ पे लिखा भी है मैंने, जो आपके उसमें लिखा हुआ है, मतलब जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो आप पढ़ लो एक बार कि ये स्टोरी इमेजिन वुमेन कॉल्ड सुल्ताना, एक वुमेन है सुल्ताना जो एक प्लेस पे जाती है, उसका प्लेस का नाम है लेडी लैंड, ठीक है। लेडी लैंड प्लेस में वुमेन हैड अ फ्रीडम टू, मतलब उसको फ्रीडम है, उस लड़की को, जो लड़की उस लेडी लैंड में मतलब गई है, उसको क्या फ्रीडम है, स्टडी करने की, वर्क करने का, कुछ इन्वेंशन क्रिएट करने का, लाइक कंट्रोलिंग रेन फ्रॉम द क्लाउड, मतलब फ्लाइंग एयर कार उड़ाना, इस तरह का, मतलब उसको वो है, फ्रीडम है। तो एक तरह का फिक्शन है, तो इस तरह की स्टोरी लिखी हुई है। तो कभी कभी क्वेश्चन कैसा आता है यूपीएससी में, जैसे मान लो ये स्टोरी लिख देगा ऊपर वाली, ये जो ऊपर लिखा है ना कि ये कि लेडी लैंड इज अ प्लेस वेयर वुमेन हैड द फ्रीडम टू स्टडी वर्क एंड क्रिएट इन्वेंशंस, ऐसा लिख देगा लाइन। और नीचे चार लिखेगा कि इन विच वर्क इट इज डिस्क्राइब, इस तरह का लिख देगा, या कौन है जिसने ये किया है, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में लिखा है। तो वन लाइनर भी बन सकता है और इस तरह का बन सकता है। तो ये लाइन लिखी हुई है आपके एनसीईआरटी में, याद रखना है। तो अभी समझ में आया आपको कैसे पढ़ाई वढ़ाई करके इन लोगों ने थोड़ा बहुत चेंज किया। अभी बस आप ये समझो, बाकी तो ये याद करोगे जब लिखोगे एग्जाम, जब भी करोगे तो याद कर लेना। तो रामाबाई का थोड़ा सा वर्क समझ में आया, कैसे ये लोग लड़ रहे थे वुमेन अप्रेशन के खिलाफ। विडोज के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया, एजुकेशन के लिए काम किया। राज सुंदरी देवी का भी आपको समझ में आया, ठीक है। अच्छा। और रुकाया का आपको समझ में आया कि कैसा ये देख रहे हो, कैसा ड्रीम ये लिख रही हैं। ड्रीम का मतलब कि ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए, ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ वुमेन को हर तरह की फ्रीडम हो, वो स्टडी करने की फ्रीडम हो, उसको काम करने की फ्रीडम हो, जो आज के टाइम में भी नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो, अभी भी इस तरह का नहीं है। बहुत सारे जगह पे एजुकेशन नहीं दिया जाता है लड़कियों को। कभी आपने सुना है, मतलब जैसे इवन जब आप करने आए होगे, मान लो आप बीटेक कर रहे हो, तो अगर आपकी फैमिली उस तरह का वो ना रहता, तो लड़कियों को अभी भी देखते हो आर्ट्स कराते हैं, बीटेक नहीं कराते, आर्ट्स कराते हैं। तो ये क्या, ये सब डिस्क्रिमिनेशन ही है ना, करा रहे हैं कि वर्क करना है उसको, तो शादी ही करनी है, तो उसको क्यों करवाएं भाई हम बीटेक वगैरह, वो क्या करेगी काम करके। इस तरह की थिंकिंग लोगों के मन में है। तो क्वालिटी एजुकेशन क्या है, SDG 4 में लिखा है। जेंडर इक्वालिटी लिखा हुआ है ऊपर, जो SDG 5। तो ये सब याद रखना, आप SDG वाला बोल लिखते लिखते आपको, मतलब पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। तो SDG 5 जेंडर इक्वालिटी है, और SDG 4 क्या है, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। तो क्वालिटी एजुकेशन में नीचे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको स्क्रीन दिख रही है ना, नीचे शेयर होगा तो आपको दिख जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन में लिखा है इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ये वर्ड लिखा हुआ है। तो इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, समझ रहे हो। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल मतलब सबको अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो अब, तो आपको क्या लगता है कि हमारे वहाँ स्कूलिंग और एजुकेशन का क्या स्तर है, मतलब ऐसा आपको कुछ लगता है, मतलब आपको लगता है कुछ चेंज आ रहा है, या सर स्कूलिंग में मतलब आपको लगता है मतलब कि कितने, किस तरह का पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या है हमारे वहाँ। फीमेल्स के लिए? हाँ, फीमेल्स के लिए। सर मतलब ज़्यादा मतलब उनको पढ़ाया जा रहा है, ये चीज़ पूछ रहे हो आप? हाँ हाँ, कैसा उनकी पढ़ाई का है, कुछ इस तरह की रिपोर्ट आपने सुनी है कभी, वुमेन एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई भी रिपोर्ट, कि वुमेन के पढ़ाई का ऐसा है, या इवन मेन का या बच्चों के पढ़ाई का ऐसा है। तो बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें आती रहती हैं। तो एक है एसर रिपोर्ट, ASER, आप पढ़ोगे लिख लेना कहीं पेज पे, ASER रिपोर्ट आती है। उसके उसमें इस तरह के फैक्ट हाईलाइट किए जाते हैं, हर साल निकलती रहती है। तो ये सब आप करंट में कहीं कहीं पढ़ लोगे। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, कि एनसीईआरटी में लिखा है, ये पता है आपको, सेंसस हर 10 साल पे होता है, ये लाइन पता है। यस सेंसस आप सर। समझते हो ना, सेंसस। तो ये बस ध्यान रखो, इंडिया हर 10 साल पे सेंसस इंडिया में होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा बोला जाए कि जब से सेंसस शुरू हुआ है 1872 से, ये सब आप पढ़ोगे बाद में कहीं ना कहीं, 18 बस सुनते रहो अभी, कि 1872 से शुरू हुआ। लेकिन हर हर साल 10-10 साल पे होना था, लेकिन बीच में एक साल था जब नहीं हुआ था, जब 10 साल के बाद नहीं हुआ था, वो 1942 के आसपास था। वो आप पढ़ लोगे बाद में। तो कहीं कहीं इस तरह के भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बने हुए हैं।
वो करते-करते भी आ जाएगा। तो इंडिया का सेंसस हर 10 साल पे होता है, ठीक है? ये समझ में आ गया? जिसमें पॉपुलेशन काउंट की जाती है, तो जब पॉपुलेशन काउंट की जाती है ना, तो ये बहुत तरह के डेटा इसमें गैदर किए जाते हैं, ठीक है? वो डेटा गैदर कैसे किए जाते हैं कि ऐज क्या है बच्चे की, स्कूलिंग क्या है, कौन क्या काम करता है, उसमें सेंसस जब आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी डेटा हमारे पास अवेलेबल कराए जाते हैं, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट को वही एक वो रखना होता है ना, वॉच रखना होता है, पॉपुलेशन कितनी है, क्या ऐज है, क्या पढ़ाई-लिखाई है, हर चीज़ का। तो 1961 सेंसस के हिसाब से आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लगभग 40% जो बॉयज़ थे, बॉयज़ एंड मेन मतलब किनको माना जाता है 7 साल से बड़े जो भी बच्चे हैं और जो लोग बड़े वो लोग लिटरेट थे, ठीक है? लिटरेट का मतलब क्या है? दे कुड एट लीस्ट राइट देयर नेम्स, वो लोग अपना कम से कम नाम अपना लिख पाते थे। मान लो मेरा नाम सुरेश है और मुझे लिटरेट बोला जा रहा है, तो मैं सुरेश अपना नाम लिख पाऊँगा। चाहे वो हिंदी में लिख पाऊँगा, चाहे अंग्रेजी में लिख पाऊँगा, तो मुझे लिटरेट बोल दिया जाएगा। ठीक है, आपका नाम अदिति है, अगर आप अदिति अपना नाम लिख देती हो तो आपको लिटरेट बोला जाएगा। तो रीड एंड राइट 2 वर्ड है जिसकी वजह से लिटरेट बोला जाता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे कहीं कि लिटरेट कब सेंसस लिटरेट किसको बोलता है? या आप लिख लो या आप पढ़ के बताना कि किसी को भी लिटरेट हम कब बोलेंगे सेंसस के थ्रू? मतलब ऐसा तो है नहीं भाई मैं मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तब आप मुझे लिटरेट बोलोगे, या मैं ये एसडीजी पढ़ने लगूँगा ऐसे आप एनसीईआरटी पढ़ रही हो तो मुझे लिटरेट बोलोगे। तो उसका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है जब लिटरेट बोला जाता है, ठीक है? तो अगर आप अपना नाम लिख पा रहे हो तो आप लिटरेट हो। तो ऐसे 40% लोग थे जो तो आप समझ रहे हो कितनी वेग डिफिनीशन है। भाई अगर आप नाम लिख पा रहे हो, कुछ और नहीं कर पा रहे हो सकता है रीड कर पाओ और राइट कर पाओ कुछ भी, तो आप लिटरेट माना जा रहा है। तो आप समझ रहे हो कैसी पॉपुलेशन उस टाइम रही होगी। अभी अभी भी देखोगे आप तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो नाम लिख पाना और ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ। इसका मतलब हमारे पास कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है जिससे हम लिटरेट बोलें। तो देखो ये सब्जेक्टिव चीज़ को मेज़र करना कितना मुश्किल है। कि किसी को हम लिटरेट भी बोले तो किस बेसिस पे बोलें? भाई आप बीटेक कर रहे हो, मैं बीटेक कर चुका हूँ। चलो मुझे लिटरेट बोल सकते हो, आपको लिटरेट बोल सकते हैं। क्या हम 10th पास, 7th पास इसको लिटरेट बोलें? क्या हम 5th क्लास को बोलें? तो इन्होंने क्या रखा क्राइटेरिया क्या रखा है सेंसस ने कि अगर वो अपना नाम लिख पा रहा है ना तो वो लिटरेट है। 7 साल से ऊपर का कोई भी बंदा अगर नाम लिख पा रहा है तो वो लिटरेट है। ठीक है? तो ऐसी पॉपुलेशन 40% थी। और उसमें से 40% लोग कौन थे? आदमी लोग थे मतलब लड़के बच्चे थे। और 15% क्या थी? वुमेन थी मतलब गर्ल्स थी। तो भी आप देखो कितना कम लिटरेसी रेट था। आप समझ पा रहे हो थोड़ा-सा मतलब इस डेटा से? डेटा हमेशा आपको क्या देगा? एक पिक्चर देगा। तो पिक्चर को आप थोड़ा-सा एनालाइज़ करो कि मान लो 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ में से केवल 100 करोड़ में से मान लो 50 करोड़ आपकी वो हैं, औरतें या वुमेन हैं। उसमें से केवल 15% लोग जो हैं, वो क्या हैं? वो ये हैं, क्या बोलते हैं लिटरेट हैं। आप समझ पा रहे हो तो कितने कम परसेंटेज हैं जो लोग लिटरेट हैं, जो लोग अपना नाम बस लिख पाते हैं। बाकी तो ऐसे लोग हैं, इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो लोग लिख ही नहीं पा रहे हैं, कुछ वही नहीं कर पा रहे हैं, ना पढ़ पा रहे हैं ना लिख पा रहे हैं। तो ऐसी जनसंख्या बहुत थी। जो 2011 का सेंसस हुआ उसमें पाया गया कि 82% लोग जो बॉयज़ और मेन थे वो लिटरेट थे। 65% जो थे वो गर्ल्स और वुमेन थे। तो अब देखो गैप कितना है, देखो 40 और 15 में गैप कितना है? 25 का, यस सर। ठीक है? 82 और 65 में गैप कितना है? 17 का, यस सर। ठीक है? मतलब 25% का गैप। तो देखो गैप कम हो रहा है, ये दिख रहा है ना एटलीस्ट गैप कम हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लिटरेट की डेफिनिशन पे नहीं जा रहा हूँ कि वो क्योंकि वो सब्जेक्टिव चीज़ है, ठीक है? उसको ऑब्वियस है वो चीज़ सही नहीं है मतलब उसके बेसिस पे हम लिटरेट बोल नहीं सकते। लेकिन फिर भी गैप आप देख रहे हो कि पहले कितना था? 25% का गैप था, वो 17% का गैप है। ये 2011 का लास्ट सेंसस हुआ था, अभी 21 का सेंसस रिलीज़ नहीं हुआ है जो 2021 वाला है। वो अभी बाहर नहीं आया, उससे हमको कुछ और डेटा मिलेगा, ठीक है? तो ये समझ रहे हो? तो आप देख रहे हो कैसा एजुकेशन हमारा है मतलब कि अभी भी केवल लिटरेट हम किस बेसिस पे मान रहे हैं, एक बात वो आपको ध्यान रखनी है। और एक बात ये ध्यान यस। रखनी है कि अभी भी देखो कितनी गैप बढ़ी हुई है। मतलब क्या हम तो इसके बेसिस पे क्या हम बोल सकते हैं क्या हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं जो एसडीजी का गोल है? नहीं। क्वालिटी का मतलब क्या है? इक्विटेबल, इंक्लूसिव और क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन मतलब केवल लिटरेट के बेसिस पे हम नहीं बोल सकते कि कोई बंदा पढ़ा लिखा है इस तरह का। और आप क्या बोल सकते हो क्या जेंडर इक्वलिटी जो एसडीजी 5 है ये हम कर पा रहे हैं? ये भी हमारे पास नहीं हो पा रही है अगर इस डेटा को हम देखें तो। आप समझ रहे हो? यस तो सर। डेटा आपको हमेशा इस तरह के पिक्चर्स देगा, ग्रिम पिक्चर्स जो होते हैं वो डेटा से ही होते हैं। अब उसी में आगे लिखा हुआ है, आप देखो पहला तो पहला पहला बाइफरकेशन क्या है? पहला बाइफरकेशन लड़के और लड़कियों में है कि लड़के 40% पढ़ रहे थे, मतलब लड़के 82% है तो लड़कियां 65% है जो पढ़ी लिखी हैं, ठीक है? ठीक है? यस सर। उसके बाद का देखो अब एस सी एस टी में है, मतलब एस सी एस टी आप समझ रहे हो?
यस सर। तो इसमें अब ये आप समझ रहे हो कि एससी एसटी में भी देखो गैप है, ठीक है। अब आप देखो तो पहला पहला लेयर क्या है कि वुमेन मेन, दूसरा लेयर क्या है कास्ट बेसिस पे, कि अगर आप अच्छे कास्ट के हो तो आप पढ़े लिखे होगे, थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे होगे। मैं शायद एससी एसटी या मुस्लिम हूँ तो मैं कम पढ़ा लिखा हूँगा, आप समझ रहे हो। तो मतलब अगर मैं लड़की हूँ आप भी लड़की हो तो दोनों में ऐसा भी है, अगर मैं पीछे वाले किसी उसका हूँ तो इस तरह का भी है। तो एस सी एस टी गर्ल्स देखो यहाँ क्या लिखा है लाइन, एस सी एस टी गर्ल लीव स्कूल एट अ रेट दैट इज हायर देन द कैटेगरी ऑफ ऑल गर्ल्स। मतलब मान लो आप जैसे जनरल कैटेगरी को है, आप ओबीसी हो, ठीक है, या और मैं मान लो एस सी एस टी गर्ल गर्ल हूँ, तो मेरा रेट हायर है लीव करने का स्कूल, आप समझ रहे हो, मुझे पढ़ने का अपॉर्चुनिटी और कम है। तो ये देख रहे हो कास्ट के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन है समाज में, ठीक है। तो इसका मतलब जो दलित, मतलब एससी का मतलब क्या दलित लड़की, एसटी का मतलब क्या आदिवासी, तो इसका मतलब जो दलित और आदिवासी होंगे वो भी लेस लाइकली हैं जिनको स्कूल जाने का मौका मिलेगा, आप समझ रहे हो, समझ यस रहे सर। हो। तो यहाँ पे एक बात लिखो, एकलव्य मॉडल स्कूल, एकलव्य मॉडल मॉडल स्कूल लिखो, अपने पेज पे लिख लेना, इसको यहाँ ऐड कर लेना, या मैं बस ऐसे बता रहा हूँ आप पढ़ोगे कहीं, एकलव्य मॉडल स्कूल चलता है। तो एस सी एस टी गर्ल्स को पढ़ने लिखने के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाया गया, बहुत पहले की सरकारों ने बनाया है, ऐसा नहीं कि अभी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार थी, बहुत पहले की थी। ये स्कीम चल रही है 1970s के आसपास। तो ये स्कूल क्या चलता है कि एस सी एस टी जो लड़कियां बच्चे जो भी बच्चे भी हैं लड़के लड़कियां जो भी हैं, उनको पढ़ाई का मौका देने के लिए जो भी विलेज है ना, उस विलेज के आसपास एक स्कूल बनाया जाएगा जहाँ पे उनको इस तरह की फैसिलिटी दी जाएगी ताकि वो स्कूल में पढ़ सकें, आप समझ रहे हो। तो गवर्नमेंट कैसे इनिशिएटिव ले रही है इक्वालिटी के लिए, क्योंकि वो कास्ट बेसिस पे भी इक्वालिटी है, तो कास्ट बेसिस पे इनइक्वालिटी है, उसको हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, उसको हटाने के लिए इस तरह के स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप। यस। अभी दिमाग में जा रहा है ना हर चीज। अब देखो 2011 सेंसस जब में ये भी पाया गया कि मुस्लिम गर्ल्स आर लेस लाइकली देन एस सी एस टी रिलीजन गर्ल टू कंप्लीट प्राइमरी स्कूल। ये लाइन याद रखना, कहीं भी लिख के आ सकती है, बाद में आ सकती है। तो आप इसका मतलब आप बताओ, आप खुद बताओ, आप इस लाइन का मतलब। कि 2011 सेंसस मतलब ये था कि अपना नाम लिख पा रहे थे। नहीं नहीं, मतलब ये जो अगर लाइन अपना है नाम, वो तो ठीक है, सर नाम लिख इसका पाए, मतलब हाँ। कि मुस्लिम हाँ मुस्लिम गर्ल्स कम है मतलब लिटरेट है एज़ कम्पेयर टू एससी एसटी गर्ल्स। तो आप ये समझ पा रहे हो कि कास्ट के अलावा रिलीजन भी एक फैक्टर है। यस सर। भाई देख रहा हूँ मुस्लिम और हिंदू, भाई एस सी एस टी हिंदू हो गए और मुस्लिम गर्ल्स हो गए रिलीजन में। तो इसका मतलब मुस्लिम गर्ल्स जो है वो एस सी एस टी से भी पीछे हैं अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें हम तो। अपना प्राइमरी स्कूल आप समझते हो, मतलब 5वीं कक्षा कोई पास कर पाए, उसमें मुस्लिम लड़कियां और पीछे हैं। तो आप ये देख रहा हो, एक तो कास्ट लेयर है, उसके पहले पहले तो इक्वालिटी है आपको लड़की के लेवल पे, मेन और वुमेन। उसके बाद वुमेन में देखो कैसी इनइक्वालिटी है कि हर गर्ल में पहला जो है वो बहुत ऊपर लेवल की लड़की है, मतलब क्या नाम है, जो अच्छे कास्ट की हैं, अच्छे उसकी हैं, वो नीचे कास्ट वालों को और पीछे हैं, और उसमें फिर देखो रिलीजन वाले और पीछे चले जा रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो वही लिखा है कि मुस्लिम गर्ल इज लाइकली टू स्टे इन स्कूल फॉर अराउंड 3 साल, गर्ल्स ऑफ अदर कम्युनिटी स्पेंड अराउंड 4 साल। तो अगर मुस्लिम की लड़की है, ठीक है, तो वो लगभग 3 साल स्कूल में रहती है, और अगर किसी और कम्युनिटी की लड़की है तो 4 साल स्कूल में रहती है। तो इसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो आप रीजन बताओ क्या क्या हो सकते हैं, मतलब आप ऐसे ही बस जस्ट बताओ क्या क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि ये पढ़ने वाली बात नहीं है, ना याद करने वाली बात है। स्टीरियोटाइप्स कि कुकिंग में इन्वॉल्व कर लेना उन लोगों को। हाँ, और मतलब और ऐसा सर, सिचुएशन क्या है। भाई जो वर्ड आपने पढ़ा पहले तो वो सब ध्यान करो, डबल बर्डन है, ठीक यस है। सर। हमारे पास जो सोशलाइजेशन, जेंडर क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट, तो सोशलाइजेशन वैसा हो रखा है, ठीक है। समाज में और मतलब आदमियों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। अब उसके अलावा आप सोचो पॉवर्टी एक रीज़न हो सकता है, भाई गरीबी। यस भाई सर। अगर कोई फैमिली ही एफ्लुएंट नहीं है तो अपने लड़के को पहले, मतलब मान लो मैं 2 बच्चों का वो हूँ, मतलब मैं, मेरा एक बच्चा है और एक बच्ची है, और मैं बहुत गरीब हूँ, तो मैं किसको पढ़ाना प्रेफर करूंगा, मैं लड़के को पढ़ाना प्रेफर करूंगा, मैं लड़की को नहीं प्रेफर करूंगा। तो गरीबी भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे कारण हैं, रिलीजन आपने एक कारण देखा। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, 2011 सेंसस में मुस्लिम गर्ल्स आर लेस लाइकली देन एस सी एस टी गर्ल, ये ध्यान रखना, टू कंप्लीट प्राइमरी
स्कूल, और अगली वाली लाइन भी लिखी हुई है, तो ध्यान रखना कि 3 साल तक की एजुकेशन मिलता है, अदर कम्युनिटी की गर्ल्स को 4 साल का मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक एक आपके एनसीईआरटी में इस तरह का वो बना हुआ है डायग्राम, जो मैंने यहाँ डायग्राम लिया हुआ है। तो इसमें क्या लिखा है देखो, प्राइमरी में मैंने बोला ना कक्षा 5 मतलब क्लास 1 to 5 जो होता है वो प्राइमरी होता है। प्राइमरी देखो, अगर आप देखें एससी की गर्ल्स देखो 4.20 से 6.84 ऐसा लिखा है, ठीक है। एस सी एस टी में देखो ये अलग अलग अंतर है। इस तरह का एक बना हुआ है कि सेकेंडरी तक कौन पहुंच पाता है, प्राइमरी तक कौन पहुंच पाता है, इस तरह का वो बना हुआ है, ठीक है। यस सर। ये ये सारे ड्रॉप आउट रेट हैं। ड्रॉप आउट रेट आप समझते हो, ड्रॉप आउट रेट? यस ड्रॉप सर। आउट का मतलब भाई, मतलब 5वीं वो तक पढ़ पाया कि नहीं पढ़ पाया, ड्रॉप आउट मतलब स्कूल से ड्रॉप हो गया, ठीक है। यस सर। तो देखो पहले ड्रॉप आउट रेट देखो कितना कम है, 3.88 है, अगर हम 1 से 5 तक की बात करें, ठीक है। अपर प्राइमरी देखो 6 से 8 में ड्रॉप आउट देखो बढ़ रहा है, और जो ही देखो 9-10 सेकेंडरी में और बढ़ जा रहा है, देख रहे हो ड्रॉप आउट रेट। और ये सबके साथ है, देखो ड्रॉप आउट रेट इंक्रीज करता जा रहा है, इसमें तो इंक्रीज नहीं हुआ है, इसमें घटा है। तो ऐसा भी कभी कभी स्टेटमेंट आता है। स्टेटमेंट क्या आएगा कि थ्रू आउट ऑल द गर्ल्स एजेड ड्रॉप आउट रेट इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग। तो अगर ऐसा लिखेगा कि ड्रॉप आउट रेट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, तो सही बात है कि ऑल गर्ल्स में, लेकिन ऑल बॉयज में लिख देगा कि कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग है, तो नहीं है। आप समझ रहे हो, ऑल बॉयज में लिख देगा कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग है, एससीज में तो है। तो इस तरह के फैक्ट से ऐसा ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। और वो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आउट ऑफ रैंडम कुछ आएंगे, जो आपका एनसीईआरटी में लिखा है, जो कहीं फिगर उगर देख लिया आपने, ऐसा नहीं भाई कोई तीसरा फिगर उठा के वो पूछ देगा, वो यहीं से स्टेटमेंट बनाएगा। और जनरली आपको क्या लग रहा है, जनरली आपको लग ही रहा है कि भाई एससीज में, गर्ल्स में देखो, गर्ल्स में कोई भी है, ड्रॉप आउट रेट हमेशा इंक्रीज कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। प्राइमरी टू अपर, प्राइमरी टू सेकेंडरी, कि पहले अगर 3.88 का मतलब क्या है कि अगर 10 लड़कियां हैं तो उसमें से 3 लड़कियां छोड़ दे रही हैं, ड्रॉप कर जा रही हैं। उसके बाद 4 लड़कियां ड्रॉप कर रही हैं अगर 10 हैं, 6 से 8 में, और 16 ड्रॉप कर जा रही हैं, मतलब 16%, तो 10 मत मानो आप, 100 मान लो। तो एक परसेंटेज के बेसिस पे इन्होंने ड्रॉप आउट रेट लिखा है। तो ये समझ रहे हो ना, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रहा है ड्रॉप आउट रेट क्यों इंक्रीज हो रहा है? बहुत सारे रीजन है, एस सी एस टी में अलग है, और मुस्लिम्स का अगर आप देखोगे तो उसमें फिर से ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो क्यों वुमेन में एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। स्कूलिंग एजुकेशन में देखो कितना ग्रीन सिचुएशन है, और क्यों इक्वालिटी और इस सब की बातें एसडीजी में की जा रही हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्यों ये सब बातें की जा रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारे वुमेन मूवमेंट चले, वुमेन के बहुत सारे मूवमेंट चलते हैं। जब भी डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उसके लिए क्या होगा, वुमेन के मूवमेंट चलाए गए। जब ये मतलब जब भी नहीं होगा, मतलब जब जब हो रहा था ये सब डिस्क्रिमिनेशन लोग फेस किए, तो वुमेन के मूवमेंट चलाए। जैसे अभी हमने पढ़ा क्या था, मुक्ति मिशन। मुक्ति मिशन क्या था, एक तरह का वुमेन मूवमेंट था, आप समझ गए यस सर। भाई। मुक्ति मिशन भी तो एक तरह का मूवमेंट है ना, जो लिबरेट करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे मूवमेंट चला है। तो एक वर्ड होता है कैंपेन। कैंपेन आप समझते हो, कोई चीज कैंपेन, ठीक है। तो यस कैंपेन सर। करना किसी चीज के लिए, ठीक है। तो वुमेन मूवमेंट में लोग कैंपेन करते थे, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के लिए, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट के लिए कैंपेन करते थे। 2006 में आपको पता होगा, मतलब एक लॉ पास हुआ, क्योंकि भाई वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो रहा था, तो एक लॉ पास हुआ, उसका नाम था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट उस टाइम पास हुआ, जो फिजिकल और मेंटल वायलेंस को, जो घर में फिजिकल और मेंटल वायलेंस होता है ना, कि पति पत्नी को मार रहा है इस तरह का, उसको उसको कर्ब करने के लिए एक लीगल प्रोटेक्शन दिया गया 2006 में। तो वुमेन मूवमेंट का एक तरह से ये कॉन्सिक्वेंस था, मतलब रिजल्ट था एक तरह से, ठीक है। इसी तरह कई सारे एफर्ट मारे गए, तो वुमेन मूवमेंट के ही एफर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन फॉर्म की थी 1997 में, टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, ठीक है। आपने ऐसा कई बार सुना होगा कि वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो उसके उसके लिए गाइडलाइंस फॉर्म की गई, और इसी का एक्ट बना 2013 में, इसके लिए एक्ट बनाया गया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें वुमेन्स मूवमेंट का पार्ट बनी। सिमिलरली आपने अभी 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया, कभी ऐसा आपने सुना है इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया, ठीक है, सुना है ऐसा? यस सर। तो इंटरनेशनल वुमेन डे क्या है, ये जब भी कोई डे मनाया जाता है ना, वो सॉलिडेरिटी के लिए होता है। सॉलिडेरिटी का मतलब एक पर्टिकुलर कॉज के लिए सब लोग मिल के खड़े हों, उसको बोला जाता है सॉलिडेरिटी, ठीक है। समझ गया? तो इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है सॉलिडेरिटी 8 मार्च को, ऐसा याद रखना, कहीं आ जाता है उस सब मतलब यूपी पीसीएस इस तरह के एग्जाम में। रेजिंग तो अवेयरनेस ये लोग रेज करते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, वुमेन मूवमेंट का कई सारा वो होता है। इसको हम लोग डिटेल में वुमेन मूवमेंट को कहीं पढ़ेंगे। इसका 3 पार्ट है, वुमेन मूवमेंट चलाने का 3 फेज है, एक्चुअली 3 फेज में ये वुमेन मूवमेंट चला।
ये हम लोग जब सोसाइटी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि कैसे अलग-अलग तरह से लोगों को अवेक करने की कोशिश की गई। जैसे एक तो मुक्ति मिशन वगैरह था, उस टाइम बहुत सारे, जैसे हिस्ट्री में भी आप कई सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे जो बनाए गए। जैसे ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन बना, इस तरह का 1928 के आसपास, या शायद मैं ईयर मिस कर रहा हूँ। लेकिन इस तरह के बहुत सारे वुमेन एसोसिएशन बने उस टाइम। तो ये सब वुमेन मूवमेंट का पार्ट थे, ठीक है? तो ये फेजेज़ में चलते हैं, मूवमेंट जो होते हैं फेजेज़ में, और उसका आपको रिज़ल्ट दिखेगा उस, क्योंकि वो फेज खत्म होगा, आपको कुछ कुछ सिग्निफिकेंट चेंज उस मूवमेंट की वजह से दिखेगा, ठीक है? तो इस तरह से लोग करते हैं। तो यहाँ से यहाँ 2 तरह लिखा है, 2006 में एक लॉ बना, 1997 में एक गाइडलाइन बनी, जो वुमेन मूवमेंट का पार्ट थी, ठीक है? तो ये समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत जेंडर में? नो सर। ठीक है, कुछ-कुछ बातें समझ में आई थोड़ा बहुत, यस सर। ठीक है? 2-3 फिगर थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब बताओ ये सुल्ताना ड्रीम किसका था? सर रोकेया शेखावत हुसैन। ठीक है, सुल्ताना ड्रीम में क्या उन्होंने बात की थी? कि मतलब एक वुमेन है, वो अपने पर्टिकुलर मतलब लेडी लैंड करके उन्होंने वो दिया था, हाँ, पर्टिकुलर प्लेस को लेडी लैंड हाँ, बोला था। और हाँ, जो वुमेन थी उसका नेम उसको सुल्ताना बोला था। हुँ, उसके बाद एक मतलब फ्रीडम होनी चाहिए पढ़ने की और पढ़ने की, काम करने अपने की। अपने। हाँ जी सर। गुड, ठीक है। इन्हीं का एक काम है अवरोध भाषिणी करके। पर्दा प्रथा सुना है आपने? पर्दा प्रथा, पर्दा सुना है? सर अभी भी नहीं। बहुत स पर्दा होता है ना, मतलब कि जब एक लड़की किसी दूसरे, मतलब दूसरे अपोज़िट जेंडर के सामने जा रही है, तो अपना चेहरा नहीं दिखाएगी, उसको बोलते हैं पर्दा। जैसे वुमेन में अक्सर मतलब मुस्लिम्स में होता है, अभी भी बहुत सारे कंट्रीज़ में माना जाता है। जैसे सऊदी-वऊदी में ये लॉ भी है, इसके खिलाफ लोग लड़ भी रहे हैं कि पर्दा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पूरा कपड़ा पहनना सही से, इस तरह के भी वो चलते हैं, मतलब जो स्पेशली मुस्लिम्स कंट्री हैं। तो सर। पर्दा के बहुत सारे एक्सट्रीम फॉर्म्स चलते थे, ठीक है? उसको, उस पे इन्होंने अटैक किया था अवरोध भाषिणी में, किन्होंने? इन्होंने रुकाया ने। अब देखो रुकाया शेखावत हुसैन क्या है? मुस्लिम है। अब मुस्लिम में बताया पर्दा और चलता है, ऐसे आपने देखा है वो लोग बुर्का पहनते हैं, बुर्का, काले कलर का, देखा है वुमेन को पहनते यस हुए? सर। तो अभी तो चलो इंडिया में लिबरल है, थोड़ा-सा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में वो मतलब लीगल टाइप का है, लीगल इन द सेंस उसको पहनना ही है, वो बिना पहने नहीं निकल सकती हैं। सीरिया-उरिया में इसी बात को लेके वो हो रहा है, इश्यू हुआ, मतलब बहुत सारा, वो लोग मार देते हैं, मतलब जो वहाँ की एक तरह से टोटलिटेरियन जिस तरह की गवर्नमेंट अभी बन रखी है, तो उन लोगों ने कुछ तरह के इस तरह के लॉज़ पास कर दिए अभी, कि ऐसा होना चाहिए, उनको हमेशा पर्दा में रहना चाहिए, औरतों को हमेशा पर्दे में रहना चाहिए, सब बोलते हैं ना लोग, तो ये वही है। तो अवरोध भाषिणी में उन्होंने इस तरह की बात की थी, ठीक है? तो ये भी आप ध्यान रखना। अवरोध भाषिणी, सुल्ताना ड्रीम तो लिखा हुआ है इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी सब याद नहीं रखना क्योंकि बाकी सब वैसा है कि एस्से का कलेक्शन और ये वो, तो वो कोई मतलब नहीं है। राज सुंदरी देवी ने क्या लिखा था? ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन, माई लाइफ नाम का, ठीक है? यस रामाबाई के बारे में बताओ आप थोड़ा-सा, रामाबाई ने कौन-सा मिशन शुरू किया? कब सर। शुरू किया? मुक्ति मिशन विडोज ठीक के है। लिए किस ईयर में शुरू किया? 1898 पुणे में स्टार्ट 98 किया। में, ठीक है। तो ये सब थोड़ा-थोड़ा मतलब इसी से पढ़-पढ़ के याद रखना, आपको बुलवा रहा हूँ ताकि याद रखें। इनको इनको क्या कौन-सा टाइटल मिला? पंडिता, पंडिता। पंडिता का टाइटल मिला, ठीक है? तो ये सब वर्ड, ये लाइन ध्यान है, 83% ऑफ वुमेन किसमें इन्वॉल्व हैं? एग्रीकल्चर वर्क में, एग्रीकल्चर। यस सर। ठीक है? लक्ष्मी लाखरा का नाम आपने सुना, किस लिए सुना? सर फर्स्ट वुमेन इंडियन ड्राइवर थी नेशनल रेलवे की। ठीक है। हाउ ये इसमें तो कुछ याद रखने वाला था नहीं, जेंडर इक्वालिटी गोल्ड 5 है, ठीक है? तो ये याद यस सर। रखने वाली बात थी, इसके अलावा तो याद नहीं रखना है। इसके अलावा क्या याद रखना था आपको, एक चीज़, कि मुस्लिम में 2011 सेंसस क्या बोलता है कि मुस्लिम गर्ल में और कम है, मतलब एससी एसटी से और कम है, ठीक है? यस सर। और ड्रॉप आउट रेट क्या है? कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग है, किसमें? गर्ल्स में, ध्यान रखना है, गर्ल्स में, बॉयज़ में नहीं, केवल गर्ल्स में, चाहे वो एससी हो चाहे एसटी हो, उसमें ड्रॉप आउट रेट कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग है, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना। बाकी तो वुमेन मूवमेंट का पार्ट है। अब अगला पार्ट आता है मीडिया, ठीक है? तो इसको हम लोग कल शुरू करेंगे, अभी मैं बस आपको ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। मीडिया के बारे में आपने सुना है? मीडिया के बारे में, मीडिया वर्ड समझते हो आप? यस सर। तो मीडिया, आपको क्या लगता है मीडिया क्या है हमारा, मतलब हमारे पास कौन सा मीडिया है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया, और कोई मीडिया? सर और कोई न्यूज़पेपर के टर्म्स में हाँ, मतलब जो इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करे कि ठीक ये है। सोसाइटी में तो हो क्या रहा है।
तो मीडिया, मीडिया क्या है, एक पर्टिकुलर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा सुना है आपने, डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है, सुना है। यस सर। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेस, ऐसा वर्ड सुना है, प्रेस इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मीडिया यस। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसा सुना है आपने। यस सर। तो क्यों होना चाहिए ऐसा, आपको क्या लगता है। कि मतलब वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के बारे में ना बोले। ना ना बोले, मतलब उनके तरफ ना रहे। नहीं यस तो सर। इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा तो क्या होगा, वन साइडेड स्टोरी चलेगी उनकी, ठीक है। यस तो सर। ये हम लोग मीडिया के बारे में कल शुरू करेंगे, जब भी अब वो होगा, तो ये हो जाएगा मीडिया वाला आपका, ठीक है।